गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी हम यूपी पीसीएस का टेस्ट 3 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने टेस्ट 1 कवर कर लिया था, टेस्ट 3 भी कवर किया था, बट टेस्ट 2 एनी हाउ स्किप हो गया था जस्ट बिकॉज कि मुझे टेस्ट 2 मिल नहीं रहा था। बट नाउ मैंने अरेंज कर लिया है, तो अभी टेस्ट 2 को सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इन अक्टूबर 2020 न्यू कैलेडोनिया वोटेड अगेंस्ट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम। कि न्यूज़ में रहा क्योंकि न्यू कैलेडोनिया ने अपने इंडिपेंडेंस को खारिज कर दिया है, हाल फिलहाल के लिए खारिज कर दिया है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी फिर से रेफरेंडम होगा 2020 में फिर से रेफरेंडम होगा, और उस समय क्या रहेगा रेफरेंडम में, वोट क्या आएगा वो नहीं कह सकते। लेकिन अभी के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए। किससे नहीं चाहिए? फ्रांस से। एक्चुअली में क्या है, न्यू कैलेडोनिया जो है फ्रांस का ओवरसी टेरिटरी है। कॉलोनी नहीं बोलेंगे, ओवरसी टेरिटरी बोलेंगे। बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है इन्होंने। और फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को 1853 में कैप्चर कर लिया था, अपने अंडर अपने टेरिटरी में इन्वॉल्व किया था। अब बात करें न्यू कैलेडोनिया के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो वर्ल्ड का 10% निकल आपको न्यू कैलेडोनिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंस। अगर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप। तो आप लोगों को पता होगा क्वाड में कौन नहीं है। तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यूके नहीं है। क्वाड में आपको यूके नहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्वाड में केवल 4 कंट्रीज़ हैं। और क्वाड जो है वो एक सिक्योरिटी प्लस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। और कोई पूछे कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है तो बिल्कुल गलत है। ये एक सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंडर इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। और ये बनाया क्यों गया था? क्योंकि चाइना को काउंटर कर सके, चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको काउंटर कर सके, इसके लिए क्वाड बनाया गया था। और बात करें क्वाड कब आया, तो क्वाड की उत्पत्ति अगर देखें तो 2004 में क्वाड आया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द डेनमार्क ओपन टाइटल 2020। तो डेनमार्क ओपन टाइटल कौन जीता? नोजोमी ओकारा। नोजोमी ओकारा वॉन द डेनमार्क टाइटल 2020। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 बोल रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट साइंसस्टोन बुक इन टाइटल बाय बाय करोना। तो बाय बाय करोना ये किताब जो है ये किसने लिखी थी? तो इस किताब को लिखा था हमारे जो यूपी के जो आप क्या बोलेंगे गवर्नर जो थे, आनंदीबेन पटेल, इन्होंने पब्लिश करवाया था। और इसके ऑथर की अगर बात करें तो इसके ऑथर थे हमारे प्रदीप श्रीवास्तव जी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शोभा नायडू हु पास्ड अवे वॉज रिसेंटली वॉज अ। शोभा नायडू कौन थी? तो आप लोगों को पता होगा शोभा नायडू जी एक डांसर थी, क्लासिकल डांसर थी, और वो भी कुचिपुड़ी से रिलेटेड थी। और कुचिपुड़ी आप जानते होंगे कि ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के? सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड वेलफेयर स्टेट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताना है तो आप यहाँ पे देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन मिले हैं, जितने भी स्टेटमेंट मिले हैं, फ्री टू फेयर इलेक्शन, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू एंड सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपको देखने को मिलेगा। इवन कि यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको उसमें भी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। तो ये आर्टिकल 315 रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। तो आपको याद रखना है आर्टिकल
315 रिलेटेड टू व्हाट? पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट इन इंडिया इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना है, तो देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन 1 ज्ञानी जेल सिंह, दूसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, देन वीवी गिरी एंड लास्ट वन इज फारुद्दीन अली अहमद। तो आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी के हिसाब से, आप एक बार अरेंज कर लो खुद से। वैसे तो सच बताऊं तो ये बहुत ही आप बोल सकते हो कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट आपको इतना पता हो कि राधा कृष्णन पता होगा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ से आप निकाल लोगे। उसके बाद फ़खरुद्दीन अहमद, ये हमारे इमरजेंसी जब लगी थी उस टाइम पे प्रिसाइड कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे। वीवी गिरी अराउंड 70s के आसपास अपॉइंट हुए थे। तो आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना। इसका आंसर मैं बता दूं तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विद द रेफरेंस टू डिलिमिटेशन एक्ट 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रीएडजस्टमेंट and division of each state into territorial constituencies on the basis of census 1971। आप एक बार लक्ष्मीकांत उठा के देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1971 ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2001 का सेंसस की बात की गई थी, न कि 1971 के सेंसस की बात की गई थी। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 तो गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 of the Constitution of India provides for refixing the number of seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes in the House of People and Legislative Assemblies of State on the basis of 2001 census। तो ये बात बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द Chairman and the member of State Public Service Commission hold the office for the term of 6 years or until they attain the age of। तो आपको पता होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 ईयर्स। और वहीं बात करें अगर यूपीएससी के चेयरमैन की अगर बात करें तो उनका एज कितना हो जाता है, तो उनका एज हो जाता है 65 ईयर्स। और स्टेट पीसीएस का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का 62 ईयर्स। तो आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कमेटी को कौन हेड कर रहे थे? इस कमेटी को हेड कर रहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का बी, जवाहरलाल नेहरू। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, arrange the following terms in the sequence as mentioned in preamble and select the correct answer from the codes given below। तो आपको ये अरेंज करना है। कईयों को, आप में से कईयों को प्रेम्बल याद होगा, एग्जैक्टली प्रेम्बल बिल्कुल याद होगा, तो आप वहाँ से आराम से निकाल के ले जाओगे इस आंसर को। तो इसमें अगर देखें प्रेम्बल की अगर बात करें तो प्रेम्बल क्या है, एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। और ये अप्लाई कब हुआ था, अप्लाई क्या मतलब एडॉप्ट कब किया गया प्रेम्बल को? तो प्रेम्बल को नवंबर 26 को 1949 को एडॉप्ट किया गया। और कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ किया गया? कीवर्ड्स क्या थे? सोवरियन था, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर इसको आप अरेंज करो सीक्वेंस वाइज तो इसका सीक्वेंस बनेगा आपका ए, थर्ड सोशलिस्ट, रिपब्लिक, जस्टिस एंड द लास्ट वन इज इक्वेलिटी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट
पंचायत या फिर पेसा एक्ट 1996। तो आप ऑप्शन देखो, इन अ शेड्यूल एरिया ऑल द सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल द लेवल्स शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक। द रिकमेंडेशंस ऑफ ग्राम सभा और द पंचायत शैल बी मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ prospecting license and mining lease for minor minerals in a scheduled area। करेक्ट आंसर बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें आप देखो तो दोनों ही आपके करेक्ट होंगे। तो इसका आंसर है 13 का सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर असेंट टू बिल हैज़ बीन मेड। तो ये आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 111, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंस कमीशन, ये बिल्कुल सही है। या आप आर्टिकल रट लो, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर्स मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। और हर 5 साल में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, फाइनेंस कमीशन को गठित करता है। आगे, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 का डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following states in India has emerged as a top destination for attracting the highest number of domestic tourists as per Indian Tourism Statistics 2020? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा ऑलमोस्ट सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टॉप डेस्टिनेशन रहा है किन लोगों के लिए? लोकल्स, डोमेस्टिक लोगों के लिए टॉप डेस्टिनेशन रहा है। वही दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे तमिलनाडु रहा है और तीसरे पे आंध्र प्रदेश रहा है। बट वहीं बात करें कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, फॉरेनर्स जो आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट, तो उनके लिए टॉप डेस्टिनेशन क्या रहा है? तो उनके लिए तमिलनाडु टॉप डेस्टिनेशन रहा है। ठीक। वहीं बात करें कौन से देश से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं आपके? बांग्लादेश से। सॉरी, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप समझ लो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लोग आए हैं और उसके बाद अमेरिका से आए हैं। चलो आगे देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेजिटेबल्स इज। कौन सा स्टेट था जिसने एमएसपी रखा सबसे पहले फॉर द फ्रूट्स? तो आप इसका आंसर देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका केरला। तो केरला फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने एमएसपी डिसाइड किया फॉर द फ्रूट, फॉर द वेजिटेबल, सॉरी फॉर द वेजिटेबल नॉट फॉर फ्रूट्स। और एमएसपी की अगर बात करें तो एमएसपी टोटल 23 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे मिलता है। ठीक है, 30 प्रोडक्ट्स पे आपको एमएसपी मिलता है। और एमएसपी कौन मतलब डिक्लेयर करता है? डिक्लेयर तो नहीं करता। एमएसपी के लिए कौन मतलब रिक्वेस्ट करता है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, ठीक है, रिकमेंड करती है ये एमएसपी के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वेवेल राम कलावन वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ। तो ये प्रेसिडेंट बन गए सेशल्स के। सेशल्स का आप कैपिटल बताना मुझे एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। आसाम कंजर्वेशन रिजर्व were recently added to the list of Ramsar site in India. It is located in which of the following state in India? तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकेटेड है आसाम कंजर्वेशन रिजर्व। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020? तो इस अवार्ड को किसने जीता है? तो इस अवार्ड को ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन जो है उन्होंने इस अवार्ड को जीता है। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड कौन जीता है? ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन, ऑप्शन सी।
आगे आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अरेंज द फॉलोइंग डिग्निटरीज इन अ correct order of their precedence and select the correct answer from the code given below. Judge of Supreme Court, Governor, Union Cabinet Minister and former President. तो आप प्रेसिडेंट्स के हिसाब से अगर लगाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये मैच करवाना है, शेड्यूल दिया है और साथ ही साथ आपको फीचर्स दिए हुए हैं, तो आप देख लो। फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। तो ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आप में से सभी को पता होगा, ये तो पॉलिटी का बिल्कुल बेसिक है। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है? नेम एंड स्टेट ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ठीक है। फोर्थ, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। नाइन्थ शेड्यूल क्या बताता है हमें, ठीक है। 12th शेड्यूल हमें बताता है, नाइन्थ शेड्यूल एक्ट स्टेट हो गया, और नाइन्थ हमें बताया, 12th हमें म्यूनसिपाल्टीज़, 12th हमें म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में बताता है। तो आप इस हिसाब से अरेंज कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, साफ से दिख नहीं रहा है फिर भी। द GST वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री बाय विच ऑफ द अमेंडमेंट। तो कौन सा अमेंडमेंट था GST वाला? तो GST वाला अगर बात करें तो ये 101 अमेंडमेंट था, 101st अमेंडमेंट था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैव अ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है? तो टोटल 6 लैंग्वेज है ऐसे जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। उसमें संस्कृत है, बिल्कुल सही बात है, उड़िया है, तमिल वो भी है, बट साथ ही साथ कन्नड़, मलयालम एंड तेलुगु, ये इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। टोटल तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ एंड उड़ीसा, इन 6 के 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। आगे देख लेते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी आप लोग खुद से देख लेना, एक बार खुद से ट्राई करना, मुझसे नहीं हो रहा था ये बिल्कुल ही, और मुझे लगता भी नहीं है कि पेपर में बिल्कुल आने वाला कोई चांस है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देम। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इक्वालिटी नहीं होगा। 3 वर्ड्स कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड थे, SSI, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो यही है, ऑप्शन ए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल शायद 338 होगा, आप एक बार मुझे क्रॉस वेरीफाई करके बता देना। आर्टिकल मेरे ख्याल से 338 होना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग with the reference to governor, which of the following statement is or are correct? First, India follows the Canadian model for the election of governor, ठीक। A person to be appointed as a governor should completed the age of 25 years. Select the correct answer. तो ये तो गलत बात बोल दी यहाँ पे कि गवर्नर के लिए 25 ईयर्स जरूरत नहीं होती। गवर्नर के लिए कितने की जरूरत है? एज की 35। गवर्नर बनने के लिए आपको 35 ईयर्स के होने चाहिए आप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन है ये भी।
देख लेते हैं फटाफट। दीज आर मेंट टू प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑल द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आर्टिकल 20 एंड 21 ये कभी सस्पेंड नहीं होता। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा तो इसका आंसर बच जाएगा हमारे पास ए, ओनली 1। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वाज क्रिएटेड, टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल created in 1999. International Day for Eradication of Poverty is observed on, तो जो इरेडिकेशन के लिए कौन सा प्लान था हमारा, 5th ईयर प्लान था। इंदिरा गांधी के टाइम पे 5th ईयर प्लान आया था जिसमें बताया गया था गरीबी हटाओ का नारा मिला था। अगर इसकी बात करें इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, कौन सा डे था इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, 17 अक्टूबर। आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड द फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून, बात करें इसका तो आंसर हो जाएगा नोकिया। बात चल रही है कि वहाँ पे मून में जाके 4G या फिर 4G तो अब ख़त्म ही, आउटडेटेड ही हो जाएगा, 5G नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना है मून पे जाके। आप समझ रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मारियो जोस मोलिना, द ओनली मैक्सिकन साइंटिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज, passed away in October 2020. He was awarded Nobel Prize in Chemistry. Option A. Question number 34. The red cherry pepper chili, locally known as Dale Khursani, was awarded the GI tag for which state? तो जो ये डाले खुरसानी है ये हरी मिर्च है और ये इतनी ज़्यादा तीखी होती है कि सबसे ज़्यादा तीखी है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा तीखी मिर्च है तो डाले खुरसानी। और ये कौन से स्टेट से, तो ये स्टेट है सिक्किम। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट परमानेंट representative of India to permanent delegation of India to UNESCO? तो अगर आप बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल वी शर्मा अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द परमानेंट डेलीगेशन ऑफ यूनेस्को। आगे देख लेते हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो इन्होंने जावेद अशरफ जी को रिप्लेस किया है विशाल वी शर्मा जी ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इजी क्वेश्चन है, आप सारे कर लोगे। 24 जनवरी 1950। आगे देख लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज लोकेटेड? तो हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? सी प्रयागराज, लखनऊ में ये हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो स्टेटमेंट 1 है ही इज़ अ वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। तो ये गलत हो जाएगा, ये वाइस चेयरमैन नहीं होते, चेयरमैन होते बट वाइस चेयरमैन नहीं होते, ये बात सही है। ही एक्ट एज चेयरमैन ऑफ concerned zonal council by rotation holding the office for the period of 1 year at a time। तो ये बात भी गलत है, ये चेयरमैन नहीं होंगे, ये वाइस चेयरमैन होंगे। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो कितना शार्पली खेला गया, तो ये वाइस चेयरपर्सन होंगे ना कि चेयरमैन होंगे। आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नाइदर 2। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। With the reference to political parties in India, consider the following statement. Statement 1. India has largest number of political parties in the world. बात सही है।
जिसको मन करे वो पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है इंडिया में। तो आगे देखते हैं स्टेटमेंट 2, द इलेक्शन कमीशन स्पेसिफाई फ्री सिंबल्स विच आर मेंट फॉर रिकॉग्नाइज पार्टीज एंड रिजर्व सिंबल्स विच आर मेंट फॉर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी। स्टेटमेंट 3, a party is recognized as a national party if it is recognized as a state party in 2 स्टेट। बात करें स्टेटमेंट 2 की तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे शब्दों का खेला है बस। ये फ्री सिंबल और रिजर्व सिंबल ये दोनों आप एक्सचेंज कर दो तो बिल्कुल सही हो जाएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3 को आप पकड़ो। स्टेटमेंट 3 यहाँ पे कह रहे हैं 2 स्टेट। अब पार्टी इज रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी इफ इट इज रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी इन 2 स्टेट। तो ये 2 स्टेट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 4 स्टेट होगा ना कि 2 स्टेट होगा। नेशनल पार्टी कब बनती है आपको पता होगा, अगर लोकसभा या फिर विधानसभा में कोई नॉर्मल चुनाव हो रहा हो तो 4 सीट या फिर 6% से अधिक, मतलब 6% से ज़्यादा अगर किसी को वोट मिल रहा है तो वो नेशनल पार्टी बनता है। अगर लोकसभा के इलेक्शन में किसी पार्टी को 2% सीट अगर मिला है, 2% सीट से जीता है या फिर कम से कम 3 राज्यों में से चुनकर आए हों वो, या फिर 4 राज्यों में वो स्टेट पार्टी के तौर पे मौजूद हों तो उन्हें नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा 39 का डी, ओनली 1। क्वेश्चन 40, थ्रू हाउ मैनी वेज इंडियन सिटीजन कैन लूज हिज सिटीजनशिप। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कितने वे से कोई भी बंदा सिटीजनशिप को लूज़ करता है, तो ये 3 वेज होते हैं। एक तो वॉलंटरी होता है, बाकी 2 एक टर्मिनेशन होता है, तीसरा आप मुझे बताएंगे। ठीक है गाइस, तो ये 40 क्वेश्चन थे। डेफिनेटली मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी ज़्यादा कर दिया है। तो गाइस अभी के लिए 40 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी के लिए थैंक्स ऑल।